आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग देखने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। जो लोग आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेंड्स इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए और देखिए कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो मैंने सीरीज चला रखा है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का, उसका हमारा यह आज 7वां सेशन है, यानी कि 7वां वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको 6 सेशन कवर कराया हुआ है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चाहें तो चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी आरआरबी एनटीपीसी न्यू वैकेंसी 2024 से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिए और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा सेशन देख लीजिएगा, तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स इसको शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, देखिए यहाँ एनटीपीसी भी लिखा गया है और पिछली बार जो आरआरबी एनटीपीसी की वैकेंसी आई हुई थी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर भी दिया गया है CEN 01/2019। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एनटीपीसी, और ये एग्ज़ाम जो लिया गया था ये 4/3/2021 को पेपर लिया गया था। बिल्कुल आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर का ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एनटीपीसी। देखिए पहला प्रश्न है कि 3 संख्याओं का अनुपात जो है 1:2:3 है। यदि उनका HCF दे रखा है, महत्तम समापवर्तक 8 दे रखा है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM जो है वो आपको बताना है कि LCM कितना होगा। मैथ के क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व भी कर सकते हैं, या फिर जब मैं आपको PDF टेलीग्राम पर दूंगा, आज मैं आपको PDF देने वाला हूं टेलीग्राम पर, वहां से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है सक्सेस केंद्रा क्विज है, ठीक है ना, सक्सेस केंद्र क्विज के नाम से है, वहाँ जुड़ जाइए, PDF वहीं पर आपको दिया जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा 1:2:3 दिया गया है, 3 संख्याओं का अनुपात। मान लीजिए ये संख्या है x, ठीक है ना, उसके बाद 2x और फिर 3x। अगर हम इनका HCF देखेंगे तो HCF कितना आएगा, इनका HCF x आ रहा है, ठीक है ना। और देखिए ये संख्या जो दिया गया है ये अनुपात वाला, इनका भी HCF यहाँ पर 8 दिया गया, यानी कि x = कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है ना, x = 8 हो गया। तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो देखिए ये आपका हो जाएगा कितना, तो ये आपका हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये कितना हो जाएगा 8 तिरका 24। इनका आप LCM निकाल लीजिए। तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूना 16 और 8 तिरका 24। LCM कितना हो जाएगा, तो 8 गुना 1 गुना 2 गुना 3, 8 गुना 1 गुना 2 गुना 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 16 तिहाई 48। तो यहाँ पर देखिए आंसर 48 दिया भी गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के 46वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी कि 46th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछा गया है। उस समय ये प्रश्न पूछा गया था, तो उस समय न्यायमूर्ति यानी कि जस्टिस रंजन गोगोई थे। अभी भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं, इनका नाम क्या है, इनका नाम है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, यानी कि आपने धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ आपने पढ़ा है, ये क्रम उनका याद रखिएगा। ये 50वें क्रम के जो भारत के चीफ जस्टिस हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, और इससे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको 6 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया हुआ है, ज़रूर देख लीजिएगा जिन्होंने भी नहीं देखा, और आपकी एग्जाम तक आरआरबी एनटीपीसी की बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाएगी। देखिए स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष, ये देखिए यहाँ पर स्वतंत्र भारत दिया गया है, तो स्वतंत्र भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान सभा के अगर पहला अध्यक्ष पूछा जाता तो ये कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है ना, जो कि अस्थायी अध्यक्ष ही थे लेकिन पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। चलिए संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, ये भी आप ध्यान रखिएगा, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कई दफ़ा बताया भी है।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की दुगुनी हो जाती है। समान ब्याज दर पर यह कितने, मतलब उसी ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। अब देखिए इस तरह के प्रश्न को आप कम समय में बनाइएगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर आप लिख दीजिए गुना और यहाँ पर लिख दीजिए समय, ठीक है ना। इस तरह से मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, आप सॉल्व करिएगा। देखिए कितना गुना हो जा रहा है, तो 2 गुना। प्रश्न में क्या है, 2 गुना। कितने समय में, 12 वर्षों में। क्लियर। अब कह रहा है कि समान ब्याज दर पर यह कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में यह 4 गुना हो जाएगी, तो यानी कि 4 गुना हो जाएगी। तो 4 गुना को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना, 4 को 2 का पावर 2। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स क्या है कि आपको इस फॉर्म में लिखना है, 2 के फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। इसीलिए मैंने इसको 2 के पावर 2 दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये जो पावर जो है ना, इस पावर को और ये जो समय दिया गया है 12, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 12 दूना 24 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन एक मैं बता देता हूँ ताकि आपको संतुष्टि मिल जाए। देखिए अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करके धनराशि जो है यह आपको अगर दिया जाए कि 15 वर्षों में जो है यह 1 मिनट रुक जाइए, 5 वर्षों में दुगुनी हो जाएगी, ठीक है ना। 5 वर्षों में अगर प्रश्न इस तरह से रहता कि 5 वर्ष में, यहाँ तो 12 वर्ष दिया गया है, 5 वर्ष में अगर यहाँ पर दोगुनी हो जाती तो आपसे पूछा जाता है कि 8 गुनी जो है ये कितने वर्ष में हो जाएगी। 8 गुनी ये कितने वर्ष में हो जाएगी, 8 गुनी। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर आप देख सकते हैं आंकड़ा बदल गया है। तो मैंने बताया था कि कुछ नहीं करना, आपको गुना और एक तरफ समय लिख देना है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कितना गुना हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। बात क्लियर है। कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। अब कह रहा है कि 8 गुनी हो जाएगी कितने समय में, तो 8 गुनी को मैंने बताया था 2 के फॉर्म में, इस तरह से हम 2 दूना 4 दूना 8 पावर 3 लिख सकते हैं। तो मैंने बताया था इस पावर को, ये समय जो है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 15 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह बताइए। देखिए फ्रेंड्स, वित्तीय साक्षरता सप्ताह जो है यह एक केंद्रित अभियान है और इसके माध्यम से हर साल विभिन्न प्रमुख विषयों पर जागरूकता बढ़ावा देने के लिए आरबीआई की यह एक पहल है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ये वित्तीय साक्षरता सप्ताह ये एक पहल है, आरबीआई की है। अभी भी ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ था कि अगर आपको ABCD Z तक का पोजीशन वैल्यू याद नहीं है तो आप क्या करिएगा, फटाफट जो रफ पेपर आपको मिलेगा वहाँ पर ABCD लिख दीजिएगा और उनका पोजीशन वैल्यू भी लिख दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चाहें तो आप उनका अपोजिट भी लिख दीजिएगा। जैसे A का अपोजिट Z है, B का Y है, वैसे आप लिख सकते हैं, आपको सुविधा होगा। आपको 1 मिनट में ही लिख लेना है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, जब आप ABCD लिख लीजिए पेपर पर तो देखिए OQS, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बता देता हूँ OPQRSTUVWXYZ। देखिए कह रहा है कि O, ठीक है, उसके बाद Q, उसके बाद S, यहीं दिया गया ना OQS। अब आगे जब बढ़ेंगे तो देखिए होगा U, V और X, नहीं U भी, 1 मिनट, नहीं U के बाद V नहीं होगा, U के बाद W होगा और W के बाद Y होगा, मतलब एक छोड़ के है OQS, उसके बाद देखिए UWY, UWY, यही आंसर दिया गया ना। फिर आगे बढ़ेंगे तो Z के बाद आपको A आ जाएगा, ABCDE, देखिए A B छोड़ दीजिए आपका C आ जाएगा, फिर D छोड़ दीजिए E आ जाएगा। यहाँ पर आ गया क्रम, उसी प्रकार से आप इसी प्रकार से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप जब ABCD लिख लीजिएगा अगर आप पेपर में तो बहुत सुविधा होगा आपको। चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको दिख भी रहा है क्या दिया गया है, 3 के पावर X और 3 का पावर जो है Y = 9 दिया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 25 का पावर X और 5 का पावर Y = 625 है। तो XY का वैल्यू आपसे पूछा गया है। देखिए अगर इस कंडीशन में हमको 9 सेटिस्फाइड करना है इस साइड में, तो 3 का पावर अगर हम 2 करते हैं और यहाँ पर Y का पावर हम, मतलब 3 का पावर X हमने 2 पुट कर दिया और 3 पर Y पर हमने 0 पुट कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर है 9 हो जाएगा। और जो भी पावर होता है तो ये 1 होता है, तो 9 गुना 1 मतलब 9 ही होगा ना। तो ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहे हैं, यानी कि आपका X का 2 और Y का 0। यहाँ पर भी आप करके देख लीजिए, X का 2 करेंगे तो 25 25 कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। और Y का 0 रखेंगे तो 5 के पावर 0 का वैल्यू 1 ही होता है, तो 625 गुना 1 625 आ जाएगा। यानी कि ये वाला वैल्यू बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है।
चलिए, मैथ के बहुत सारे प्रश्न हैं, आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है? अच्छा, कुछ प्रमुख परमाणु विद्युत केंद्र हैं, जैसे कि तारापुर महाराष्ट्र में है, रावत भाटा राजस्थान में है, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है, कैगा कर्नाटक में। कैगा बड़ा पूछा जाता है, कैगा कहाँ पर है? कर्नाटक में है। रावत भाटा मैंने बताया राजस्थान में है, ठीक है, याद रखिएगा। काकरापार गुजरात में है, कलपक्कम तमिलनाडु में है, और नरौरा उत्तर प्रदेश में है, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न है कि पेमेंट बैंक्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट बैंक्स के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर देखिए, वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ये पेमेंट बैंक नहीं जारी करते हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। डेबिट बैंक जारी कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 cos थीटा दिया गया है, तो x² प्लस 1/x² का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आप बहुत ही इजीली तरीके से इसको फ्रेंड्स सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करिए कि आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। देखिए, मैथ के क्वेश्चन थोड़ा बहुत आप भी सॉल्व करिए, अन्यथा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर दिया तो ये x² हो जाएगा, और ये हो जाएगा मतलब a² प्लस b² प्लस 2a इंटू बी। तो ये x कट गया, बच गया 2, ठीक है ना। अब ये 2 इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा इधर 4 cos² थीटा माइनस 2, ठीक है ना। फर्दर इसको, यही तो हमको निकालना है, फर्दर इसको सॉल्व करिएगा तो ये आंसर आपका 2 cos 2 थीटा निकल करके आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंधित जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से। उंगली, अंगूठी, कलाई। अच्छा, उंगली में अंगूठी पहनी जाती है, यानी कलाई में चूड़ी पहनी जाएगी, बैंगल्स, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देख लीजिएगा कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है 5340 रुपया, वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है कि कितना रखना चाहिए ताकि उसको 5% का लाभ हो। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको अगर हम विक्रय मूल्य की बात करें, सेलिंग प्राइस, तो आपको फॉर्मूला याद है ना, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट यानी कि 105% बटा ये 100 हो जाएगा। सीपी आपका दे रखा है 5340 गुना 105 बटा ये 100 कर दीजिएगा, ठीक है ना। इसको सॉल्व करिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा, और 5 दूना 10 और 5 एकम 5। इधर देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, यानी कि 267 गुना 21 हो जाएगा। तो आप इसको गुना करिएगा तो ये आपको निकल के आ जाएगा 5607। मैंने करके रखा है, ठीक है ना, आप भी करके निकाल लीजिए। चलिए, उसके बाद देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल है, इसको सॉल्व करिएगा। सबसे वाला छोटा ब्रैकेट सॉल्व करिए, फिर उसके बाद जो मिडिल ब्रैकेट है उसको, और फिर जो बड़ा वाला ब्रैकेट है उसको सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। तो देखिए, छोटा वाला में करिए, 11 5 16 और 6 22 हो गया। फिर इधर मझौला ब्रैकेट है तो 22 और 3 25 हो गया। फिर इधर आइए 25 और 3 ये 28 हो गया, यानी कि 3/5 गुना 28 हो गया ये, ठीक है ना। तो देखिए, ये अगर 28 हो गया तो देखिए फ्रेंड्स, 28 तरीका कितना होता है, ये 84 हो जाएगा, यानी कि 84 बटा ये 5 हो जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर 16 5 80 और 4 84 बटा 5 यहाँ पर आपको दिया भी गया है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि 4 क्रिकेट खिलाड़ी के स्कोर इस प्रकार से हैं। कह रहा है कि मोहन जो है ना, मोहन ने नरेंद्र से अधिक लेकिन पंकज से कम रन बनाए हैं, लेकिन पंकज से इसने कम रन बनाया, पंकज से कम बनाया है लेकिन नरेंद्र से इसने अधिक रन बनाया है, ठीक है। और देखिए, एक कमल नाम का खिलाड़ी है, उसने नरेंद्र से अधिक रन बनाया, यहाँ पर कमल है, ठीक है ना, जो कि नरेंद्र से अधिक बनाया हुआ है, लेकिन मोहन से कम बनाया हुआ, मोहन से कम बनाया, सेटिस्फाइड हो रहा है। सबसे अधिक रन तो पंकज ने बनाया है, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा इसका वर्गमूल कितना होगा, आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं, इत्मीनान से निकाल लीजिए कॉपी पेन लेकर के, ठीक है। पीडीएफ जब मैं आपको टेलीग्राम पर दूंगा, सक्सेस केंद्र क्विज हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ जुड़ जाइए। देखिए, उसके बाद देख लीजिएगा, इसको सॉल्व करिएगा तो देखिए ये a² माइनस b² का फॉर्मूला आपको बखूबी याद है। सबसे पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर दीजिए, 56 प्लस 34 करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। और इसको 56 माइनस जब 34 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 56 माइनस 34 करेंगे तो फ्रेंड्स ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बाकी इधर 4 गुना 56 गुना 34 है, ठीक है ना। अब देखिए a² माइनस b² का फॉर्मूला, तो a प्लस बी होता है इंटू a माइनस बी होता है, तो a प्लस बी करेंगे, यानी कि ये आपका नहीं, ये 100 नहीं होगा ना, 56 प्लस 34 90 होगा, ठीक है ना। 56 और 4 60 और 30 ये 90 होगा, ये 90 होगा, 90 का स्क्वायर, तो 90 प्लस 22 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 प्लस 22 करेंगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है ना।
और 90 माइनस आप 22 करेंगे तो 68 आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा ना, 68 आ जाएगा। ये गुना कर लीजिए, ऊपर वाला और नीचे वाला जब गुना करेंगे ना तो ये एग्जैक्ट बराबर आएगा, तो 1 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि आर जो है, आर एक लड़की एस का पिता है। मान लीजिए ये लड़की है, एस कोई लड़की है, उसका ये पिता है। क्या है? ये पिता है, ये लड़की है। मैंने इस तरह से लिख दिया। आप चाहें तो इधर से भी मतलब बिना लिखे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। और कह रहा है कि एस का पिता और एक आदमी ए का भाई है, इसका ये भाई है। ठीक है ना। आर और ए के बीच क्या संबंध है? ये दोनों भाई हैं। उसके बाद कह रहा है सी जो है एस की माँ है, यानी कि ये सी जो है इसकी माँ है, यानी कि ये दोनों पति पत्नी हो गए, पति पत्नी हो गए, और ये इसकी भाभी हो गई। तो वहीं कह रहा है कि ए की भाभी है। ठीक है ना, ए की भाभी है। सी जो है एस की माँ है और ए के भाभी है। तो एस और ए के बीच क्या संबंध है? एस और चाचा भतीजे का। तो यहाँ पर देखिए चाचा भतीजी है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किस में खालिस्तान दिया गया में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने यहाँ पर देखिए मोबिलाइज योर सिटी के कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था। तो ये उस समय का करंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। तो ये भारत और पाकिस्तान, आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ होता है। ठीक है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच, यहाँ मैं लिख देता हूँ, भारत और पाक के बीच में रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ। अच्छा, पाकिस्तान और चीन के बीच में क्या है? मैकमोहन रेखा है। और यहाँ पर डुरंड जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ यहाँ पर कह रहा है कि 3 अभाज्य संख्याओं का अवरोही क्रम में जो है व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, इनको अवरोही क्रम में, यदि पहली 2 संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए एक संख्या ए है, बी है और सी है, यह अवरोही क्रम में दिया गया, यानी कि सबसे बड़ा ए है, फिर उससे छोटा बी है, फिर उससे छोटा सी है। क्लियर? कह रहा है कि उनका गुणनफल जो है 2 संख्याओं का, पहली 2 संख्याओं की, यानी कि ए और बी का गुणनफल कितना है? 323 है। फिर अंतिम 2 संख्याओं की, यानी कि बी और सी का गुणनफल कितना है? बी और सी का गुणनफल 221 है। अब थोड़ा सा इसको दिमाग लगा करके सॉल्व करना है हमें। देखिए ए बी बटा बी सी लिख सकते हैं ना इसको। तो ये देखिए बी से बी कैंसिल हो जा रहा है, तो हमको ए और सी निकल के आ जाएगा, इतना आ रहा है। तो ए इंटू बी कितना है? अभी हमने निकाला 221, और बी बटा सी, बी इंटू सी कितना है? 323 है। ठीक है, इतना हम लिख देंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएगा? इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं 19 गुना 17, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 17 गुना 13। ठीक है, तो देखिए 19 जो है सबसे बड़ी संख्या है, यानी कि ए और बी कितना है? 17 है। फिर यहाँ भी बी है, तो देखिए यहाँ 17 है, और सी कितना है? तो सी 13 है, यानी कि 19, 17 और 13, यही तो संख्या है, और सबसे बड़ा 19 है, सबसे बड़ा 19 है। आई होप कि बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। चलिए देखिए मूल बिंदु से, अच्छा मूल बिंदु जैसे ही यहाँ पर लिखा जाएगा तो मूल बिंदु 0 0 हो जाएगा एक्स वाई। मान लीजिए कोई लाइन है, ये लाइन है 4x + 3y + c 6, मतलब ये मूल बिंदु पर जो है यहाँ पर ये खींचा जा रहा है। ठीक है ना, मूल बिंदु पर। तो ये 0 0 हो गया। दूरी, आपको ये दूरी ज्ञात करनी है, ये दूरी आपसे पूछा गया है, दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए ये डिस्टेंस जो होता है ना, ये डिस्टेंस यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसका फॉर्मूला होता है क्या? ax1 + by1 + c बटा √a² + b²। क्लियर ना? a² +, अब मैंने बताया था x और y 0 0 है। ठीक है ना, मूल बिंदु है। तो a कितना है फ्रेंड्स? a कुछ भी हो, जब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ऊपर तो पूरा 0 हो गया, नहीं 0 नहीं हुआ, ये 0 हुआ, ये 0 है। c कितना है? c 6 है, तो ऊपर 6 बच गया। ठीक है ना। और नीचे देखिए, यहाँ पर a मैं बता देता हूँ, a 4 है। ठीक है ना, यहाँ पर b 3 है, c 6 है, ये a है, ये b है और ये c है। हो गया क्लियर? चलिए, तो x1 और y1 0 है, तो इसीलिए ये पूरा 0 0 हो गया, और ये हो गया आपका 6, c 6 दिया गया, तो ऊपर 6 हो गया, नीचे देखिए a² यानी कि 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9 यानी कि 25, रूट बाहर निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, यानी कि 6/5 हमारा आंसर होना चाहिए ना। ऑप्शन में देखिए 6/5 दिया भी गया है। चलिए उसके बाद देखिए एक लड़की की आयु उसके पिता की आयु से 24 वर्ष कम है। मान लीजिए पिता की आयु इसकी x हम मान लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लड़का का आयु कितना है? 24 वर्ष कम है, तो x - 24 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 2 वर्ष में, यानी कि 2 वर्ष बाद की बात की जा रही है, उसकी आयु उसके पिता की आयु की आधी हो जाएगी। ठीक है, तो मान लीजिए 2 वर्ष बाद उसके पिता की आयु हो गई, और ये लड़के की आयु हो गई आपके 2 वर्ष बाद। ठीक है ना, आप इसमें जोड़ सकते हैं 2 वर्ष बाद।
ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आपका निकल के एक्स की वैल्यू पुट कर देना है। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे, हाँ देखिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क सिटी में है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र का पूछा जाता है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि संयुक्त राष्ट्र के अलावा अगर वर्ल्ड बैंक का पूछ लिया जाए, वर्ल्ड बैंक का पूछा जाता है, वर्ल्ड बैंक का वाशिंगटन डीसी में है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का भी आपको वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी यहाँ पर दे रखा है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। चलिए, WHO का जेनेवा में है। देखिए उन्होंने अंग्रेजी में कमला दास के नाम से लेखन किया, किंतु अपनी मातृभाषा में लेखन के लिए किस नाम का प्रयोग किया था, तो ये माधवी कुटी हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, अटल पेंशन योजना के अंतर्गत अनुमान्य मासिक पेंशन जो है, मासिक पेंशन, ठीक है ना, जो मंथली पेंशन है वो पूछा गया न्यूनतम राशि। अच्छा, ये जो अटल पेंशन योजना जो है ना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है डेट आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो अटल पेंशन योजना है ना, अटल पेंशन योजना, देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है लाभार्थियों को 1000 से 5000 तक की बीच की न्यूनतम मासिक पेंशन की गारंटी दी जाती है। तो न्यूनतम 1000 है, 1000 से 5000, तो यहीं पर 1000 पूछा गया न्यूनतम राशि। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, ये आपको तालिका देखना है, और इसमें कहना है कि उन खेलों का नाम बताइए जिसमें स्कूलों के छात्रों की भागीदारी क्रमशः न्यूनतम। देखिए इसमें न्यूनतम किस में है, न्यूनतम किस में है, तो आप देख सकते हैं ये वाले में न्यूनतम है, यानी कि बास्केटबॉल में न्यूनतम आपको दिख रहा है, न्यूनतम जोड़ के आप सब देख सकते हैं, लेकिन कुछ देखने से भी आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर न्यूनतम होगा, ठीक है ना। और अधिकतम किस में है, तो अधिकतम आप देख सकते हैं नीचे वाले में है, क्रिकेट में 98, 121, 78, 84, 67, तो न्यूनतम बास्केटबॉल में है और अधिकतम क्रिकेट में, तो यहाँ पर दिया भी गया है। इस तरह के प्रश्न आप ऑब्जर्व करके भी बना लीजिएगा। चलिए, उसके बाद कह रहा है कि x² y² प्लस 7x प्लस 4y प्लस 9 = 0 की त्रिज्या ज्ञात करना है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये त्रिज्या आपको ज्ञात करना है। अब देखिए त्रिज्या ज्ञात करने के लिए ना, सबसे पहले आपको वृत्त का जो सामान्य रूप होता है वो आपको इक्वेशन याद रखना है, x² प्लस y² माइनस 2gx माइनस 2fy प्लस c = 0, ये सामान्य रूप होता है। और इस आधार पर ये जो फॉर्मूला त्रिज्या का डिवाइड किया, मतलब डेराइव किया गया, ये आपका g² प्लस f² माइनस c, ये त्रिज्या का फॉर्मूला है। त्रिज्या = क्या होगा, तो याद रखिएगा g² प्लस f² माइनस c। अब देखिए ये सेटिस्फाइड कर रहा है माइनस 2gx, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिए, कैसे लिख सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 2, ठीक है, उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं इसको 2gx, यानी कि 7/2 × x, ऐसे लिख सकते हैं। 2 से 2 कट जाएगा तो ऊपर 7x बच जाएगा, सिंपली लिख सकते हैं, यानी कि g यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग कैसे इसको 2fy को लिख सकते हैं, 2, ठीक है ना, 2 और बताइए इंटू 2y लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2y। यहाँ पर f कितना है, f2 है। फॉर्मूला में देखिए g हमको मिल गया 7/2, इस फॉर्म में हमने लिखना है। c हमारा कितना है, c9 है, यहाँ पर c9 है, कोई दिक्कत, साइन वगैरह आप चेंज करिए नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप अंदर में देख सकते हैं स्क्वायर दिया गया है, तो आप चाहें तो कर भी सकते हैं। तो आपको याद रखना है g 7/2 है। चलिए यहाँ पर आते हैं, g कितना हमारा है, 7/2 है। f कितना था हमारा, f हमारा था आपका 2, और c हमारा यहाँ पर देख सकते हैं 9 है। त्रिज्या का फॉर्मूला बताया था आपको, g² प्लस f² माइनस c, यानी कि g का स्क्वायर यानी कि √7/2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे, f का स्क्वायर का तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये माइनस कितना है, माइनस आपका कितना है फ्रेंड्स, तो माइनस आपका कितना है, करिए, -9 है। इसको आप सॉल्व करिएगा ना, तो ये 7 से 49/4 हो जाएगा, और ये +4 -9, ठीक है ना। तो देखिए इधर √49/4 माइनस +4 हो जाएगा और -9 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करिए, 4 LCM लिया मैंने, 49, 4 चौका ये आपका 16 हो जाएगा, और ये माइनस कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 9 चौका 36, ठीक है ना।
तो इसको सॉल्व करिए ना, कितना निकल के आएगा देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 49 और प्लस 16 कितना हो जाएगा, 49 प्लस 16 हो जाएगा आपका 9 छक्के 15, ये 65 हो जाएगा शायद, ठीक है ना। और ये आपका 36 हो जाएगा। तो ये आपका 25 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 में से 6, सॉरी 25 नहीं, 15 में से 6 हो गया 9, ये 5 में से 3 गया 2, यानी कि रूट अंडर 29, और नीचे रूट अंडर में 4 है तो ये बाहर निकल जाएगा 2, 29 रूट अंडर बटा 2, 29 रूट अंडर बटा 2, ठीक है। चलिए, इनमें से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी नहीं है। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी की बात करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आपका FAO है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, ये है आपका। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है जो कि यहाँ पर दिया भी गया, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ है, ठीक है ना, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, खाद्य एवं कृषि संगठन मैंने आपको जैसे बताया है, ठीक है ना। इसमें से आपका रेड क्रॉस इंटरनेशनल कमेटी नहीं है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि यदि A B से 25% अधिक है, B C से 30% कम है, तो A और C का अनुपात आपको निकालना है। ये सब फ्रेंड्स आप निकाल सकते हैं, बड़ा ही ईजी है। मान लीजिए यहाँ कह रहे हैं कि A B से 25% अधिक है और B जो है C से 30% कम है। सबसे पहले हम C को ही मान लेते हैं 100 है, यानी कि B जो है ये 30% कम है, यानी कि 70 हो गया। अब कह रहे हैं कि A B से 25 अधिक है, यानी कि A जो है ये इससे कितना अधिक है, 25 अधिक है, तो 125 बटा 100 कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है, 5 दूना 10 हो जाएगा, रहने दीजिए, आप इसको सॉल्व करिए, ठीक है ना, आप खुद से इसको सॉल्व करिए। अब जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे आपका निकल के आ जाएगा, तो आप आसानी से A और C का अनुपात निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत ही आसान है। आप चाहें तो इसको बहुत ही आसान तरीके से आप इसको निकाल भी सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक बार में 3 सिक्के उछाले जाने पर, यहाँ पर देख लीजिएगा आंसर इसका दे रखा है 7/8, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता आपसे पूछा जा रहा है। चलिए, उसके बाद देखिए उस अंग्रेज व्यक्ति का नाम क्या था जिसने भारत आने के बाद सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया और बाद में दीनबंधु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो ये भी याद रखना, देखिए दीनबंधु तो आप जानते हैं CF एंड्रूज को कहा जाता है, लेकिन वो कहाँ, सेंट स्टीफन कॉलेज में दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए थे, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। CF एंड्रूज दीनबंधु के नाम से, और देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को, ठीक है। चलिए, विजयनगर राजवंश के उस शासक का नाम बताइए जिसने 16वीं शताब्दी में शासन किया था, तो ये कृष्णदेव राय हैं। आमुक्त मल्याद इनकी रचना है कृष्णदेव राय की, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। जामवती कल्याणम इन्हीं की रचना है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। बाबर की समकालीन थे। चलिए, भारत द्वारा देखिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने देखिए कितने वाट पर केजी, ये W फॉर वाट है, वाट पर केजी के अधिकतम SAR मान वाले मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन को मंजूरी दिया है। तो अभी के संदर्भ में भी आप याद रख सकते हैं इसको 1.6 वाट पर केजी के, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि यदि एक वर्ग का परिमाप दे रखा है 160 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। फॉर्मूला बेस्ड है, परिमाप वर्ग का कितना होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 4 × A होता है, A भुजा होता है, साइड होता है। तो आपको 4 गुना A है और परिमाप 160 दे रखा है, यहाँ से A आप निकाल लीजिएगा तो 40 आ जाएगा। और विकर्ण का फॉर्मूला आपको पता है, विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो A√2 होता है। A कितना है, तो 40 है, 40√2 विकर्ण आंसर होगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चतुर्भुज के 4 भुजाओं का अनुपात दे रखा और इसका परिमाप। तो चतुर्भुज है और चारों भुजाओं, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, चारों भुजाओं का जोड़ ही होगा। तो सबको हम लोग मान लेंगे x, मतलब 4x 5x 6x 7x। तो जोड़ दीजिए, 4 5 9 और 6 15 और 7 22, 22x इक्वल टू परिमाप देखा 176, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 8 टाइम में जाएगा, ठीक है ना। 176/22 ये 8 टाइम में कट गया, आप करके देख लीजिए। तो पूछ रहा है कि सबसे लंबी, तो सबसे लंबी इसमें से 7 है, तो 8 × 7 = 56, x हमारा यहाँ पर 8 आया है, तो 7 × 8 = 56। सबसे छोटी ये 4x हो जाएगा, यानी कि 8 × 32, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि संक्षारण एवं जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है। तो ये जिंक का परत चढ़ाया जाता है, जिसको कि हम लोग गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना, गैल्वेनीकरण बोलते हैं हिंदी में। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा जैव संरक्षित क्षेत्र, यानी कि बायो रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है।
इनमें से कौन सा जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायो रिजर्व में शामिल नहीं है? देखिए इसमें से आपका नंदा देवी, सुंदरवन और बनार की खाड़ी है। मानस इसमें नहीं है, और साथ ही साथ याद रखिएगा कॉर्बेट भी नहीं है। मानस भी नहीं है और कॉर्बेट भी कभी कभी ऑप्शन में देकर के पूछेगा, नहीं है। ये तीनों हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से संगत हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करना है। तो कुर्सी, पलंग, स्टूल, टैबलेट, बिल्कुल आपको पता भी चल रहा है टैबलेट अलग है इन सब से। उसके बाद देखिए 2 संख्याओं का योग दे रखा है 434 और उनका HCF दे रखा है 31 है। संख्याओं के कितने युग्म उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट करेंगे? अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपका HCF 31 दे रखा है। ठीक है, HCF आपका कितना दे रखा है? 31 दे रखा है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और संख्याओं का योग जो है ये 434 है। क्लियर? देखिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसको हम लोग किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए 31 जो है ना, 31 दोनों संख्याओं का एक गुणनखंड है। इसीलिए मान लीजिए यहाँ पर आप 31A 2 संख्या है और एक को मान लीजिए आप हाँ रुक जाइए, हाँ 31B, और उनका कितना जो है यहाँ पर 2 संख्याओं का योग दे रखा है 434 दे रखा है। ठीक है, यानी कि A + B = ये कितना आ जाएगा, ये कॉमन ले लेंगे 31, तो इधर आ जाएगा 434/31 आ जाएगा, 434/31। समझ में आ रही है बात? 434/31। ठीक है, तो इसको फर्दर हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, इसको 14 से हम काट देंगे। देखिए 31 को 14 से गुना करिएगा तो 4 एकम 4, 4 3 12 और 31 एकम 31, 4 2 1 3 और 3 1 4, 434 आ गया ना। तो ये आपका 14 टाइम है। अब देखिए ये 14 आ गया निकल करके, यानी कि A + B के लिए, अगर A + B के लिए 14 है, ठीक है ना, तो A और B में संभावित मान क्या होगा? तो सबसे पहले जो आपका यहाँ पर अभाज्य संख्या है A और B का सह अभाज्य संख्या, वो निकालिएगा। तो ये 3 मान आपके संभव हैं। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिशा किस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित पहल है? तो ये आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। चलिए उसके बाद देखिएगा, या वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है ना, ये सब आप सिंपल सा या आप इसको सॉल्व करके आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए दिया गया कथन है उस पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। सबसे पहले आप देख लीजिए, कथन कर रहा है कि हमारी योजनाओं में निवेश कीजिए और अपने धन को दुगुना कीजिए। यह एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव का कथन है। बिल्कुल, हम लोग अपना धन दुगुना करने की लालच रखते हैं, आप भी रखते हैं, हम भी रखते हैं, सब लोग रखते हैं, ह्यूमन नेचर है ये। तो देखिए कथन एक अवास्तविक आश्वासन है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया, कथन अवास्तविक है। ये रियल आश्वासन दिया जा रहा है कि आप दीजिए और आपका धन दुगुना किया जाएगा। लोग अपनी आय बढ़ाने के लिए अपनी धन बचत को निवेश करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे पास जो भी सेविंग्स होता है हम उसको निवेश कहीं ना कहीं करना चाहते हैं ताकि उससे भी हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो देखिए केवल धारणा 2 निहित होगा, केवल धारणा 2 निहित होगा। चलिए देखिए उसके बाद देखिए, वह प्रथम भारतीय कवि कौन थे जिन्होंने वाशिंगटन DC में स्थित लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में अपनी कविताओं को रिकॉर्ड करने के लिए आमंत्रित उनको किया गया था? तो ये अभय के हैं। ठीक है, प्रथम भारतीय कवि हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो ये 25 जनवरी के दिन याद रखना आपको, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर देखिए अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बताइए। तो देखिए दे रखा है x⁴ 1/x⁴ = 322। क्लियर है? अच्छा, हम अगर यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर अगर हम 2 जोड़ देते हैं और यहाँ पर अगर हम क्या करेंगे, इधर भी अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर 2 हमने जोड़ दिया तो ये आप देखेंगे कि ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। किसका फॉर्मूला बन रहा है? तो ये इसका फॉर्मूला बन रहा है। बना करके देख लीजिए, x² + 1/x², नहीं अब a² करेंगे तो ये 4 ना हो जाएगा, ठीक है ना, और 2ab तो 2a × b, तो ये x² से x² कट जाएगा। तो यही वाला कंडीशन आपको यहाँ पर, ये वाला कंडीशन आपको बन के आ रहा है। क्लियर बात समझ में आ रही है? फिर से फ्रेश लिख देता हूँ। हमने इधर भी +2 कर दिया और इधर भी +2 कर दिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये फार्मूला बना किसका? तो x² + 1 इसका।
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बना। ये हो गया आपका 324। अब फिर देखिए, अब फिर हमको क्या करना है, फिर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे फ्रेंड। फिर इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर करेंगे तो इधर रूट में चला जाएगा, ये हटाएंगे तो ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 का एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये 324 किसका है, तो 18 का है। आ गया। अब हमको तो इतना लाना है, तो फिर हम +2 करेंगे। नहीं, इस बार +2 नहीं करेंगे, इस बार हम -2 करेंगे, क्योंकि हमें माइनस में यहाँ पर लाना है। तो फार्मूला यहाँ पर अगर हम -2 करते हैं फिर, तो आप देखेंगे तो ये आपका फार्मूला हो जाएगा किसका, तो x1/x का होल स्क्वायर का, क्योंकि हमने करा तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आपका 1/x स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस में हमको जाना है, तो इसलिए हमने 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वाला फार्मूला निकल के आएगा, ठीक है ना। ये वाला x माइनस, यहाँ पर माइनस वाला फार्मूला निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर -2x है। 1/x इंटू x कट जाएगा तो ये 2 बच जाएगा। तो ये फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा 16, ठीक है ना, 16। फिर इधर 16 आ जाएगा, क्योंकि घटाएंगे, फिर हम जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर पर ये 16 चढ़ेगा, जो कि 4 बाहर आ जाएगा। तो ये 4, यहाँ पर स्पेस का कमी है फ्रेंड्स, स्क्रीन पर ज़्यादा लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, इस आकृति में सीधी रेखा आपको बताना है, तो देखिए 1 2 3 4 सीधी रेखा, 5 6 7 8 9, उसके बाद देखिए 10, उसके बाद देखिए 11। देखिए तो 11 है क्या, हाँ 11 है। अभी इसको सॉल्व करिए, देखिए एक बार। चलिए, साइन 60 इंटू कॉस 60 का मान पूछा गया है, तो साइन 60 का मान कितना होता है, आपको पता है क्या, साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का √3/2 होता है, और कॉस 60 का होता है आपका 1/2। तो देखिए √3/4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है ये किस पहाड़ी पर मिलते हैं, तो ये नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है। वैसे दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है, अनाईमुडी, ठीक है। भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी का नाम, तो ये बैरन ज्वालामुखी है, ठीक है ना, बैरन ज्वालामुखी, आपको भी याद होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा फॉरबिडन सिटी जो है ये कहाँ पर है, फॉरबिडन सिटी जो है फ्रेंड्स ये चाइना में पड़ता है, ठीक है ना, ये चाइना में पड़ता है फॉरबिडन सिटी। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 2 धनात्मक संख्याओं का गुणनफल दे रखा है। यदि संख्या दूसरी संख्या के 1/15वें हिस्से के बराबर है, तो 2 संख्याएं का मान आपको ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए एक संख्या x है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या के मतलब 1/15 है, तो दूसरे x/15 हो जाएगा। इतना समझ है। अब कह रहा है कि नहीं कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी कि x इंटू x/15, इसका गुणनफल कितना दे रखा है, इसका गुणनफल दे रखा है 0.60, ठीक है। हम इसको हटा देते हैं तो नीचे 100 आ जाएगा। आप चाहे तो 1 0 से 1 0 काट दीजिएगा, 2 3 6 काट दीजिए, 2 5 10 काट दीजिए, जैसा मर्जी, लेकिन नहीं काटेंगे तो सहूलियत होगी आपको। इसको सिर्फ ऐसे लिखिए, x²/15 इक्वल टू, आप इसको लिख दीजिए सिर्फ 6/10, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, इधर तिर्यक गुना करेंगे तो ये नीचे हट जाएगा, तो इधर ये 15 आ जाएगा। तो 5 3 15, 5 दूना 10, 2 3 6, यानी कि x² इक्वल टू कितना हो गया, 9 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए x इक्वल टू, यहाँ पर एक वैल्यू 3 दिख रहा है आपको, दूसरा वैल्यू है 3/15 देख रहे हैं यहाँ पर 3/15, तो कितना हो जाएगा 3 5 15, यानी कि 1/5, यानी कि 0/2। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। बिल्कुल यहाँ पर प्रोटॉन दिया भी गया है, और ये आपने पढ़ भी रखा है। चलिए, और जो नाभिक होता है ना, किसी तत्व की जो परमाणु है उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, याद रखिएगा। चलिए, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्व की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक संविधान में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में है, ठीक है, और भाग 4 में इसको रखा गया है। आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। चलिए, उसके बाद देख लीजिए, ये तालिका दिख रहा है, आपको तालिका देखना है और उस आधार पर इसको आपको सॉल्व करना है। तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है ना। थोड़ा सा डाटा को आपको एनालाइज करना है और इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। कह रहा है कि ना कि ऊपर पहले प्रश्न पढ़िए कि नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़िए। कथन में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए, सत्य मानना आपको और विचार करना है
सत्य मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत हों, और बताएं कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से कथन का तार्किक रूप का पालन करता है। शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। ठीक है, ये बात सत्य है, आपको मानना है। कह रहा है कि शिक्षक अमित को नापसंद करता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि शिक्षक उसको नापसंद करते इसलिए डांटा। हो सकता है वो गलती कर रहा हो सकता है वो प्रश्न जो शिक्षक पूछ रहा हो सही तरीके से न बता रहा हो, कारण कुछ भी हो सकता है। क्या कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी? ये भी नहीं है। तो न तो 1 और न तो 2 यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, इसको आप खुद से सॉल्व करिए। मैक्सिमम मैंने मैथ का प्रश्न आपको बता दिया है फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए PDF टेलीग्राम पर मिलेगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया था? तो ये बारदोली सत्याग्रह था, ठीक है ना। बारदोली सत्याग्रह में इनको सरदार की उपाधि दिया गया था। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है 1 घंटे 20 मिनट के बाद। उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी मात्र जो है शेष दूरी की 5/7 के बराबर है। तो उसकी चाल पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्तरों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र चेरनोबिल सही है। ये सेबेसो से यूनियन कार्बाइड वाला भोपाल की घटना है, जिसमें आपको ये याद भी होगा, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये वाला गलत दिया गया है, ठीक है ना, ये वाला आपका गलत दिया गया है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि किसे जून 2019 में जो है संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण संस्था का उप कार्यकारी निदेशक, तो ये अनीता भाटिया, उस समय का ये करंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना, करंट अफेयर्स का ये उस समय का क्वेश्चन है। और हमारे चैनल के माध्यम से जब आप तैयारी करेंगे पूरे NTPC का, तो मैं आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर कराऊंगा। पुरस्कार का अलग, सैन्य अभ्यास का अलग, जितने भी बुक्स और ऑथर के हैं अलग, सब कुछ मैं अलग करवाऊंगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिए कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था 1905 में। ये सन भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वेन आरेख में कह रहा है कि कंप्यूटर, डेस्कटॉप और लैपटॉप। तो ये जो डेस्कटॉप और ये जो लैपटॉप होते हैं, ये तो कंप्यूटर ही तो होते हैं। ये पूरा बड़ा वाला कंप्यूटर है और कंप्यूटर में ही तो डेस्कटॉप और लैपटॉप आते हैं। तो ये वाला कंडीशन फॉलो होगा, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। देखिए कह रहा है कि 15 पुरुष किसी कार्य को, मान लीजिए 15 पुरुष है, किसी कार्य को 30 दिन में पूरा करते हैं। कार्य मान लीजिए कोई एक कार्य है, तो कह रहा है कि 9 पुरुष उसी कार्य को, ठीक है ना, 9 पुरुष उसी कार्य को जो है कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 15 गुना 30 बटा ये 9 हो जाएगा इक्वल टू x। तो 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, 3 दहिया 30, यानी कि x इक्वल टू कितना है? 10 पचे 50, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की संग्रहण क्षमता कितनी होती है? सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो 3.5 इंच की ही होती है। 3.5 इंच की ही जो है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली फ्लॉपी डिस्क होती है। और इसकी क्षमता जो होती है फ्रेंड्स, वो होती है 1.44 MB। ये याद रखना आपको डायरेक्टली, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गल्प उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखित है? तो निर्मला को लिखा है मुंशी प्रेमचंद्र ने। गबन, गोबदाम, ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा आप। चलिए इसमें से कौन एप्पल इंक के सह संस्थापक नहीं है? तो ये मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे, मार्क जुकरबर्ग। स्टीव जॉब्स का नाम आपको याद रखना है, वोजनिक का भी नाम याद रखना है, स्टीव वोजनिक, और रोनाल्ड वैन का भी नाम आपको याद रखना है। मार्क जुकरबर्ग नहीं थे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, साधारण ब्याज की दर पर आपको निकालना है। चलिए देखिए, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नज़दीक पहुंचने पर घटती जाती है? यहाँ पर देखिए जितने भी यहाँ पर ये आपको दे रहे हैं, ये सारे पादप हार्मोन यानी कि पौधे में पाए जाने वाले। और देखिए एक आपका एथिलीन हो गया जो फलों के पकाने में सहायक होता है, और एक आपका हो गया फ्लोरेजेंस। फ्लोरेजेंस जो हो गया ये आपके फूलों के खिलाने में सहायक होता है, ठीक है। तो इसमें से देखिए ऑक्सिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में सहायक होता है पादप कोशिका के। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कौन सा जंतु उभयचर है? इसमें से एम्फीबियन श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये टोंड है, ठीक है ना। टोंड जो आपका क्या बोलते हैं, मेंढक वगैरह होता है ना, ये आपके एम्फीबियन में आते हैं। देखिए बैंकिंग क्षेत्र में SLR क्या है? तो ये आपका यहाँ पर देख सकते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी आपका रेशियो होगा, ठीक है ना। यहाँ पर रेशियो नहीं, यहाँ पर रेशियो, अंग्रेजी वाला देखिए। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, हाँ ये बना लीजिएगा, कितनी वृद्धि, साधारण ब्याज वाला है,
या आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हो। फिर वीडियो लंबा हो जाएगा ज़्यादा। जो मतलब हल्का क्वेश्चन है आप बना लीजिए, जो भारी है मैं आपको बता दिया हूँ। देखिए हर अस्पताल में रोगी हैं, कथन में कह रहा है कि हर अस्पताल में रोगी हैं। रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, और अस्पतालों में रोगी नहीं होते हैं। रोगी केवल अस्पतालों में होते हैं, ऐसा तो है आपका, ऐसा नहीं है कि रोगी केवल अस्पतालों में ही होते हैं, ठीक है, और अस्पतालों में रोगी नहीं होते, नहीं, अस्पताल में रोगी होते हैं, लेकिन रोगी केवल अस्पताल में, ऐसा कुछ नहीं कंडीशन है, ठीक है। तो ये ना तो एक फॉलो कर रहा है और ना तो दो कर रहा है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स, यहाँ पर देखिए सर स्टैमफोर्ड रैफल्स के द्वारा किया गया था। तो ये सिंगापुर का खोज किया गया था सर स्टैमफोर्ड रैफल्स के द्वारा, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा कि वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात करना है जिसका उपयोग करके 24, 32 और 42 की लंबाई की पूर्णता किया जा सकता है। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। तो ये तो आप ऑप्शन से देख करके बना सकते हैं। देखिए 5 वाला तो कतई फॉलो नहीं करेगा। 8 वाला देखिए 8 तिरका 24, 8 चौका 32, 8 पचे 40, 8 के पहाड़ा में तो ये आ ही नहीं रहा है 42, ये भी खत्म हो गया। 4 से देखिए 4 छके 24, 4 बटे 32 और 4 नवा 36 और 4 दिया 40 और फिर आगे बढ़िएगा तो 44 हो जाएगा। तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए यहाँ पर 2 देख लीजिए, 2 सबसे है, सब में आ जाएगा, तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक निश्चित कूट भाषा में AGE को 13 लिखा जाता है और XCX को 48 लिखा जाता है, COME को कैसे लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि फ्रेंड्स आप पोजीशन वैल्यू अगर आप याद रखेंगे तो हो सकता है इस तरह के प्रश्न आप बना ले। मान लीजिए A का वैल्यू 1 है, यहाँ पर देखिए G का वैल्यू कितना है, G का वैल्यू 7 है, ठीक है ना। E का वैल्यू कितना है, E का वैल्यू आपका 5 है। तो देखिए 7 और मतलब 1 7 8 और 5 13 आ गया 13। S का कितना वैल्यू होता है, तो S का आप देखेंगे तो S का 19 होता है, E का 5 होता है सेक्स में देखिए, और X का कितना होता है, तो X का फ्रेंड्स होता है 24, 19 5 24 24 48 होता है, ठीक है ना, ये 48 आ भी गया। उसी प्रकार COME का, C का कितना होता है, तो C का 3 होता है, O का कितना होता है, तो फ्रेंड्स O का 15 होता है, M का कितना होता है, तो फ्रेंड्स M का जो होता है 13 होता है, और E का 5 होता है। तो देखिए 15 3 18 और 13 5 18, ठीक है, 18 18 36, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये भी आप देख लीजिएगा या बना लीजिए, प्रायिकता पूछा गया प्रोबेबिलिटी, तो ये आपका इतना आंसर हो जाएगा। देखिए इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है, आउटपुट और इनपुट मैंने बताया हुआ था, स्कैनर जो है इसमें से आउटपुट उपकरण नहीं है, ठीक है ना, इनपुट है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, ये आप फार्मूला पर है, आप इसको बनाइए। चलिए देखिए अंटार्कटिका में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम, तो ये भारती है, ठीक है ना फ्रेंड्स, ये भारती है, ठीक है ना। दक्षिण गंगोत्री जो है आपका भारत सरकार के द्वारा निर्मित अंटार्कटिका में दक्षिण गंगोत्री पहला अनुसंधान केंद्र है, दक्षिण गंगोत्री, ये याद रखिएगा, दक्षिण गंगोत्री पहला अनुसंधान है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये मैत्री भी आप याद रखिएगा, मैत्री, ठीक है ना, मैत्री 1989 में जो है अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान है मैत्री, और ये आप भारती है, तो ये तीनों आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लीजिए कि इसका आंसर 780 है। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो 15 अगस्त 1947 को JB कृपलानी थे, ठीक है ना, JB कृपलानी। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कौन से बिमस्टेक सदस्य देश चीन की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसमें भाग नहीं लिया था। अच्छा ये उस समय का करंट के क्वेश्चन है, भारत और भूटान ने लिया था। दरअसल बिमस्टेक के बारे में जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से देश जो है इसके सदस्य हैं, तो बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, 7 कंट्री हैं। अच्छा अगर नंबर ऑफ कंट्री आपसे पूछा जाए कि बिमस्टेक में कितने देश हैं, तो हो सकता है आप भूल जाए। मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ, देखिए याद रखिए BIMSTEC 1 2 3 4 5 6 7 कंट्री हैं इसमें। अब ऐसा मत समझिए कि जो ये लेटर है उनके नाम पर कंट्री का नाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस मैंने एक तरीका बता दिया कि 7 कंट्री इसके मेंबर हैं, आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलिए और इसका हेडक्वार्टर ढाका में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। देखिए भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम, जिसको कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कहा जाता है, किसने पेश किया था, 1878 में लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लागू किया था। और उसके बाद जो लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड रिपन, इसने इसको हटा दिया था, निरस्त कर दिया था वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, इसमें पूछा गया उस विकल्प का चयन कीजिए दी गई अक्षर श्रृंखला में मौजूद रिक्त स्थान की पूर्ति करके श्रृंखला को पूर्ण करेगा। ठीक है ना, ए बी उसके बाद डी। ठीक है ना, ए बी कंटिन्यू चल रहा है, उसके बाद सी गैप करके डी जा रहा है। ठीक है ना, अब देखिए डी के बाद आपको 2 का गैप करके जी जा रहा है। ठीक है ना, जी के बाद अब आपका 3 का गैप करके के आ रहा है। अब के के बाद आपको 4 का गैप करके आपको पी आ रहा है। ठीक है ना, के बाद 4 का गैप करके पी आ रहा है। और उसके बाद आप 5 का गैप करेंगे, तो 5 का गैप करेंगे तो आपका आ जाएगा भी, इसलिए यहाँ पर भी आंसर दिया गया। ABCD आप लिख लीजिए जैसे मैंने आपको बताया था, आप सब कुछ आसानी से सॉल्व करिएगा। देखिए इसको आप सब सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए ये आपका यहाँ पर मान पूछ रहा है कि कितना मान होगा, तो ये 19 आ जाएगा। ये आप ये सब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा, सेम वैसा ही है कि प्लस और गुना को तथा संख्या 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाए तो कौन सा समीकरण संतुष्ट हो जाएगा इसमें से। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ना प्लस और गुना को बदल दिया जाए। मान लीजिए ये प्लस है ना, प्लस और गुना को तथा संख्या 4 और 6 को आपस में बदल दिया जाए, तो ये प्लस को हमने गुना बना दिया। ठीक है ना, तो 4 और 6 को बदल देना, तो ये 6 हो गया 4 के जगह पर, और प्लस का जगह गुना हो गया, और ये चला गया 4 इधर, बाकी एज इट इज़ है। ठीक है ना, बाकी एज इट इज़ है, तो 6 चौका 24 हो गया। ठीक है ना, और इधर भागा 3 है, गुना 2 है, तो ये देखिए 8 3 24 हो गया। ठीक है ना, तो आपका 8 में से 3 जाएगा, तो ये आपका नहीं, गुना को भी तो बदलना था ना, गुना को प्लस करना था, यहाँ गुना को प्लस करना था। ठीक है, तो 8 और इधर देख लीजिए 2 10 और 3 जाएगा तो 7। हाँ, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। चलिए उसके बाद देख लीजिए, ये मैंने आपको बता दिया था, इस तरह का सॉल्व करिएगा ये दोनों क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए इसमें से कह रहा है ना कि ABCD ने आम खाए और ए ने बी से 8 आम कम खाया था। ए ने बी से 8 आम कम खाया था, और सी और ई दोनों ने मिलकर 37 आम खा लिए थे। डी सी ने 8 आम ज़्यादा खाए थे। इस तरह के समझ कुछ कर आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिए कह रहे कि कोई बैग जो है कविता नहीं है। मान लीजिए ये बैग है, कोई बैग कविता नहीं है। ये बात समझ में आ रही है आपको? कुछ किताबें बैग हैं, कुछ किताब जो हैं ये आपके बैग हैं, कुछ किताब जो है बैग हैं। अब यहाँ पर देखिए कुछ किताबें कविता नहीं है, कुछ किताब, एक मिनट, कुछ किताबें बैग हैं, ये किताब हो जाएगा। एक मिनट फिर से बनाइए, कोई बैग, मान लीजिए ये बैग है, कोई बैग कविता नहीं है, ये कविता हो गया। कह रहे कि कुछ किताबें बैग हैं, ये कुछ किताब, ये किताब है ना, ये किताब बुक्स है। अब देखिए ये कह रहा है कि कुछ किताबें कविताएं नहीं हैं, कुछ कविताएं किताबें कविताएं नहीं है, बिल्कुल ये सही कर रहा है। ठीक है ना, नहीं कोई टच नहीं कर रहा है। कुछ कविताएं बैग हैं, कुछ कविताएं बैग हैं, नहीं ये भी आपका नहीं है। कुछ कविताएं बैग हैं, कुछ कविताएं बैग, कोई बैग कविता नहीं, ये आपका ठीक है। कुछ कविताएं बैग हैं, ये नहीं होगा। कुछ किताबें, हाँ ये कुछ किताबें कविताएं नहीं है, और ये पहला निष्कर्ष आपका पालन कर रहा है। चलिए देखिए फल भोजन, तो चाय क्या होगा, तो चाय आपका पेय पदार्थ है। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा ये वाला, देखिए कि हरि राम के ससुर और कंचन के पति हैं। ठीक है, हरि जो है ये राम के ससुर हैं, ये राम के कौन हैं, ये ससुर हैं। ठीक है, और कंचन के पति हैं, यानी कि कंचन जो है राम की सास हो गई, ये सास हो गई। ठीक है, कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है, यानी कि सुमन जो है राम की पत्नी हो गई। ठीक है, यदि सरिता सुमन की पुत्री हैं, यानी कि राम की भी पुत्री हो गई, तो सरिता और राम के बीच क्या संबंध है, तो पिता पुत्री का। ये आप मुंह से बना लीजिए, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इसमें 47 94 194 खाली स्थान दिया गया है 782, मतलब कहने का देखिए इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा 47 और 194 के बीच का जो अंतर होगा वो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ आंसर 439 आएगा, और ये कैसे आएगा तो अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया 439 782 1223 1762। अब देखिए इनका अंतर कितना है, तो इनका अंतर आपका 147 है। इसका अंतर कितना है आपका, तो इसका अंतर 245 है। इसका अंतर कितना है आपका, तो 343 है। इसका अंतर कितना, मतलब फिर इसका और इसका अंतर कितना होगा, तो इसका अंतर आपका हो जाएगा 441 का। ठीक है, अब इसमें देखिए सब में बराबर का गैप हो रहा है।
98 का गैप है। 147 में आप 98 जोड़िए 245 आ जाएगा, 245 में 98 जोड़िए 343 आ जाएगा। इसी प्रकार से ये बढ़ रहा है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए, निश्चित कूट भाषा में MAY को 1 2 3 लिखा गया है, रूल को ऐसे लिखा गया है, तो फंड को भी ऐसे लिखा गया है। तो LAND का कैसे लिखा जाएगा? तो L का देख लीजिए, L का 6 हो जाएगा, यहाँ से आप पकड़िए, L इसमें है, ठीक है। अब A का देखिए यहाँ पर दिया गया 2 दिया गया है। N का देखिए, N का अब इसमें पकड़िए, N तीसरे नंबर पर, तो 9 लिखा गया है। D देखिए, D इसमें है, नहीं D इसमें किस में है? D इसमें है, D लास्ट में 0, तो 6290, 6290, ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा, ये तालिका वाला है, आप बना भी सकते हैं इसको। चलिए देखिए, नीचे दिए गए 4 शब्द दिए गए हैं, 3 किसी प्रकार से संगत है और 1 असंगत है। दरवाज़ा, खिड़की, दीवार, बढ़ई बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। चलिए देखिए, कुछ बंदूकें धातुएं हैं, कुछ बंदूकें, जैसे कि मैंने बताया था, कुछ बंदूकें धातु में, कुछ धातुएं चमड़ा है, उस आधार पर इसको सॉल्व करना है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि कृपया गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन न करें, यह चिकित्सक द्वारा दी गई चिकित्सीय सलाह है, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान दवाओं के सेवन करने से समस्याएं उत्पन्न होगी, तभी तो ये सलाह दिया जा रहा है, ठीक है ना। और गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाएं बहुत महंगी होती हैं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हानिकारक होती हैं, इसीलिए ये दिया जा रहा था। केवल धारणा एक निहित है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है कि 4 शब्द एक समान है, एक असंगत है, तो असंगत बताना है। देखिए, हेड बैंड मुड़ी में पहना जाता है, सर में, हेड में, ठीक है। टियारा एक तरह का मुकुट होता है जो सर पर लगाया जाता है। हेयर पिन सर में लगाया जाता है। चूड़ी जो है ये हाथ में लगाई जाती है। तो ये बिल्कुल भिन्न है। तो पूरा 100 क्वेश्चन हो गए फ्रेंड्स। लाइक कर दीजिए और इसको प्लीज़ शेयर कर दीजिए।